सभी को हरिओम। आरंभ करते हैं पाठ संख्या 27। पिछले पाठों में मैंने आपको शुभ और अशुभ बताया था, योग कारक, अकारक और बाधक भी बताया था, और मैंने आपको नैसर्गिक और तात्कालिक के बारे में भी थोड़ा सा हिंट दे चुका हूं। मगर सब चीज़ों को हमने पार्ट वाइज 4 से 5 पार्ट्स में समझा है। तो आज हम एक बार अच्छे तरीके से नैसर्गिक मित्रता को समझ लेते हैं, क्योंकि नैसर्गिक मित्रता, उसके बाद तात्कालिक मित्रता, और फिर हमें पंचदा मैत्री सीखनी है। अगर हम नैसर्गिक, तात्कालिक और पंचदा मैत्री सीख जाएंगे तो हम ग्रहों को पूर्ण रूप से समझ चुके होंगे। तो ये हमारे बेसिक का बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए मैं इस पे बार बार फोकस कर रहा हूं और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अगर पिछले पाठों में कोई भी कमी रह गई होगी तो वो भी आज दूर हो जाएगी, और नैसर्गिक का एक बहुत सिंपल साधारण सा एक बड़ा अच्छा नियम भी बता दूंगा कि अगर पिछले पाठों में हमें कुछ भी नहीं समझ आया होगा तो आज हमें सब कुछ समझ आ जाएगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये 4 ग्रह आपस में मित्र होते हैं और ये 4 ग्रह आपस में मित्र होते हैं। अगर इन दोनों को पक्ष और विपक्ष भी मान सकते हैं। अगर आप इन्हें पक्ष माने तो ये विपक्ष है, क्योंकि ये आमने सामने एक दूसरे के शत्रु हैं। आज हम नैसर्गिक मित्रता को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। अगर पिछले पाठों में कोई भी कमी रह गई होगी तो आज वह कमी यहाँ दूर हो जाएगी, और मैं नैसर्गिक मित्रता का आपको एक बहुत अच्छा और सिंपल सा उदाहरण भी देने वाला हूँ, जिससे कि अगर कुछ आपको पहले समझ नहीं आया होगा तो आज वह भी पूरी तरह से समझ आ जाएगा। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे ये 4 ग्रह आपस में मित्र होते हैं। इन 4 ग्रहों की पूर्ण रूप से आपसी मित्रता है, और इन 4 ग्रहों की पूर्ण रूप से आपसी मित्रता है। बुद्ध देव जी को हम सम कहते हैं, ये भी आप जानते हैं। तो हम मित्र, सम और शत्रु, ये मैंने सूर्यदेव लिखे हैं। तो सूर्यदेव किसे सम मानते हैं, किसे मित्र मानते हैं, किसे शत्रु मानते हैं, ये आप जानते हैं। मगर एक बार दोबारा प्रयास कर लीजिए तो जो कमी होगी आज दूर हो जाएगी। एक बड़ा सिंपल सा नियम भी सिखा दे रहा हूं आपको। हम 1, 5, 9 को त्रिकोण कहते हैं और हम उसे धर्म भी कहते हैं। तो मैंने आपके सामने यहां धर्म लिखा है। तो 1, 5 और 9, मैं ये धर्म के आगे त्रिकोण का लिख रहा हूं। 1 नंबर, जिससे कि हम अपने शरीर की, अपनी आत्मा की बात करते हैं। तो पहला भाव हमारा हमारे स्वयं के बारे में हमें जानकारी देता है। तो ये हमारे पूर्वार्जित कर्म है जो हम 5 नंबर घर से देखते हैं। और 9 नंबर घर कि हम अपने पूर्वार्जित कर्मों के साथ अपने नए जीवन में, अपने भाग्य में क्या लेकर आए हैं। हम कितना अच्छा और कितना बुरा हमारा भाग्य है, हम ये जान सकते हैं। तो ये तीनों चीजें हमारी धर्म से जुड़ी हैं। 1, 5, 9, आत्मा, पूर्वार्जित कर्म और हमारा भाग्य। इसे हम धर्म भी कहते हैं। 9th हाउस से हम धार्मिक यात्राएं भी देखते हैं। अब इनका संबंध देखा जाए तो 4, 8, 12 से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि एक यात्रा समाप्त होती है, दूसरी यात्रा शुरू होती है, तो कहीं ना कहीं मोक्ष आ जाता है। तो मोक्ष के लिए हमारे त्रिकोण हैं 4, 8 और 12। 4 नंबर घर से हम हर तरह के सुख की बात करते हैं। 8 नंबर हमारा मृत्यु है। एक यात्रा खत्म होगी तो दूसरी यात्रा शुरू होगी। और 12 नंबर हमारा मोक्ष है, कि हम ऐसे कर्म करें कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो इसलिए इन दोनों का संबंध आपस में है, तो हम इन दोनों को मित्र मान लेते हैं। और एक पॉइंट आपको और अलग से ऐड करना है, 2 नंबर। अगर हम इतने घरों को याद रखते हैं तो नैसर्गिक मित्रता में जब आप कोई भी कुंडली बनाते हैं तो ये ग्रह आपस में मित्र होते हैं। आपने कुंडलियां 12 की 12 बनाकर देखी हैं, उन पे प्रैक्टिस या रिवीजन भी हो जाएगा। आप देखिएगा 1, 5, 9, 4, 8, 12 और दूसरे घर के स्वामी हमेशा आपको मित्र दिखाई देंगे। हमने
3, 3 6 और 1 7, हमारे कुल 12 भाव होते हैं। 7 भाव तो हम जान गए। अब बचे शेष 5 भाव, उन्हें भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। उसका भी एक छोटा सा नियम है जो आपको पहले से आता है। हमारे उपचय स्थान 3, 6, 10, 11, हमें उपचय स्थान याद है। आप भी पहले स्टार्टिंग में सोचते होंगे ये उपचय, अनुपचय, पड़फल, पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है, मगर आज आपको उसका महत्व समझ आ रहा होगा कि हमारे शास्त्रों में जब ये चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आपको पहले से उनका मतलब पता होगा। तो 3, 6, 10, 11, अब हमारा शेष एक ही भाव बचता है 7 नंबर। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आपको जैसे ही होरोस्कोप आपके सामने होगा तो उसमें नैसर्गिक मित्रता, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, नैसर्गिक मित्रता आपको समझ आएगी कि इन ग्रहों की आपस में मित्रता और शत्रुता आपको कुंडली में देखने को मिलेगी। हमें 1, 5, 9 हमारा त्रिकोण है, 4, 8, 12 उससे संबंध जोड़ता है। अब इन दोनों को जोड़ा तो 2 अंक आ गया। तो एक सिखाने का ये प्रयास है, ये आपको कहीं पर भी शास्त्रों या किताबों में नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ एक नियम निकालता हूं या कोशिश करता हूं कि ऐसा कौन सा सिंपल और साधारण रूल हो जो आपको समझ आ जाए और आपके दिमाग में बैठ जाए। तो अगर आप इसे याद रखेंगे तो आपको नैसर्गिक मित्रता में असुविधा बिल्कुल भी नहीं होगी। अब हम वापस अपने पुराने नियम पे आते हैं कि ये 4 ग्रह आपस में मित्र होते हैं और ये 4 ग्रह आपस में मित्र होते हैं। बुध देव सम है, बुध देव जी का कोई शत्रु नहीं है, सिर्फ वो चंद्र देव जी को अपना शत्रु मानते हैं, ये आप जानते हैं। और हमारे चंद्रदेव सबको सम मानते हैं, सिर्फ राहु और केतु को अपना शत्रु मानते हैं। ये सब आप पहले से जानते हैं, फिर भी आपको रिवीजन होता जाए, याद आता जाए, इसलिए लिख दे रहा हूं। अब सूर्यदेव किसे मित्र मानते हैं, किसे सम मानते हैं, किसे शत्रु मानते हैं, आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा। 1, 2, 3, 4 सूर्यदेव जी को छोड़ दें तो चंद्रमा, मंगल और गुरु, ये मैंने चंद्रमा, मंगल और गुरु ये मित्र हो गए। बुध देव सभी के लिए सम है, तो हम यहां पर कहें कि बुध देव सम हो गए। अब एक हमारे सूर्यदेव, 2, 3, 4, 5 ग्रह तो हम जान चुके, सिर्फ हमें 2 ग्रह कौन बचे हमारे, शुक्रदेव और शनिदेव। राहु और केतु को कुंडलियों में स्थान नहीं दिया गया है, उन्हें छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है और वह जिस भी ग्रह के साथ या जिस भी राशि में बैठते हैं उसका प्रभाव ले लेते हैं और उनके अनुसार अपना कार्य करना आरंभ कर देते हैं। अब आपको पुराने नियम से कितना आसान हुआ मित्र, सम और शत्रु जानना। अब हमारे दूसरे घर में चंद्रमा, तो चंद्रदेव सबको सम समझते हैं, उनके एक पुत्र हैं बुधदेव, तो वह बुधदेव उनके पुत्र हैं तो उन्हें मित्र कहेंगे, और सूर्यदेव राजा हैं इसलिए उन्हें मित्र कहेंगे। बाकी उनका कोई शत्रु है ही नहीं, तो हम शेष ग्रहों को सम लिख दें। तो यहां पर मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, 4, 2, 6 और 1 7 में चंद्रमा, आसान है। अब शत्रु में चाहे तो हम राहु केतु लिख लें, जबकि उनको लिखा नहीं जाता, और या फिर आप इस पर एक क्रॉस का निशान बना दें, क्योंकि चंद्रदेव जी के अगर कोई शत्रु है तो सिर्फ राहु और केतु है। अब हमारे मंगल देव जी, तो मंगल देव जी पे अगर मैं हाथ रख ले रहा हूं तो सूर्य, चंद्रमा, गुरु, तो यहां सूर्य, चंद्रमा और गुरु ये 3 ग्रह हमारे मित्र हो गए। और बुध देव सबके लिए सम है, तो यहां बुध देव जी को मैं सम लिख दे रहा हूं। शेष कौन बचे, शुक्र और शनि, ये हमारे शत्रु हो गए। कितनी आसान है नैसर्गिक मित्रता को समझना। हमारे बुध देव जी जो सबको सम समझते हैं मगर चंद्र देव जी को अपना शत्रु समझते हैं, तो यहां मैंने चंद्रमा लिख दिया।
अब बुध देव जी की 3 नंबर और 6 नंबर 2 कुंडलियां होती हैं और दोनों आपने बनाकर देखी हुई हैं। तो बुध देव सूर्य देव जी को अपना मित्र मानते हैं और शुक्र देव जी को अपना मित्र मानते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब शेष हमारे बचते हैं मंगल देव, गुरु बृहस्पति देव और शनि देव जी। लग रहा है आपको कि कोई हमें असुविधा हो रही है? कितने आसानी से हम लिखते जा रहे हैं और समझते जा रहे हैं, क्योंकि हम पहले से ही ये सब पढ़ चुके हैं। अब हमारे गुरु बृहस्पति देव जी, अगर मैं बृहस्पति देव जी पे हाथ रख लेता हूं तो सूर्य, चंद्र और मंगल, तो यहां सूर्य, चंद्र, मंगल हमारे मित्र हो गए। गुरु बृहस्पति देव जी सूर्य, चंद्रमा और मंगल को अपना मित्र मानते हैं। अब अगर आपको 9 नंबर और 12 नंबर लगन की पत्रिकाएं याद हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि शुक्र देव जो कि आपस में शत्रुता है और एक बुध देव, तो यहां मैं शुक्र लिख दे रहा हूं और बुध देव, इन 2 ग्रहों को वे अपना शत्रु मानते हैं। अब शेष हमारा एक ही ग्रह बचते हैं, शनि देव जी, तो शनि देव जी सम हो गए। अब हमारे शुक्र देव जी, तो अब हम इस तरफ के मित्रों को छोड़ देते हैं और इस तरफ के मित्रों को ले लेते हैं। तो शुक्र देव जी, शनि देव जी, राहु और केतु, इन 2 को हमने लिखना नहीं है। बचे हमारे शनि और शुक्र। तो शुक्र देव जी शनि देव जी को अपना मित्र मानते हैं और शनि देव जी शुक्र देव जी को अपना मित्र मानते हैं। अब ग्रहों में बुध देव जी का सबके साथ संबंध अच्छा है, तो इसलिए इन दोनों का इन्हें मित्र कहा जाएगा। शुक्र देव जी शनि देव जी को अपना मित्र मानते हैं और बुध देव जी को अपना मित्र मानते हैं, और यही शनि देव जी पे ले लें तो वह शुक्र देव जी को अपना मित्र मानते हैं और बुध देव जी को अपना मित्र मानते हैं। हमें अगर ये 4 ग्रह मित्र हैं तो शेष ग्रह शत्रु हैं, तो इसलिए यहां पर कौन बचता है? सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु। अगर आपको 2 नंबर और 7 नंबर की पत्रिका याद हो तो उसमें मंगल देव जी को शुक्र देव जी सम मानते हैं और सूर्य और चंद्र देव जी को शत्रु मानते हैं। तो यहां मैं मंगल देव जी लिख दे रहा हूं और यहां सूर्य देव और चंद्र देव जी। अब शेष हमारे शनि देव जी बचते हैं। तो शनि देव जी, उनके 3 शत्रु हो गए, सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु। हमारे बृहस्पति देव जो कि देवताओं के गुरु हैं और शनि देव कर्म के दाता है, इसलिए वह बृहस्पति देव जी को गुरु का पद देते हुए सम मानते हैं। अब हमारे शेष कौन बचते हैं? पक्ष और विपक्ष में सूर्य, चंद्रमा और मंगल। कितना आसान था आज नैसर्गिक मित्रता को समझना। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट या फोटो लेना चाहें तो ले सकते हैं। जब तक हम तात्कालिक मित्रता पढ़ेंगे तब तक आप इन्हें अच्छे से समझ चुके होंगे और अपने दिमाग में भी बिठा चुके होंगे। इसी तरह से तात्कालिक मित्रता जो हमारा अगला पार्ट होने वाला है, उसका भी बहुत सिंपल और साधारण सा नियम है। जब मैं आपको बताऊंगा तो आप बहुत आसानी से और फटाफट इसको समझ जाएंगे। तो आप बहुत जल्द ही हमारे कदम प्रेडिक्शंस की तरफ बढ़ने वाले हैं। सिर्फ हमें तात्कालिक मित्रता और पंचता मैत्री को बहुत अच्छे से समझना है कि जिससे कि आपको ग्रहों को समझने में कोई भी असुविधा ना हो। आज के लिए इतना ही। आप सभी को हरिओम। भगवान शिव शंभू जी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे।